हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम RKR रिसर्च सेंटर। और सर्किल का जो पोर्शन हम लोग स्टार्ट किए थे और सर्किल में आज हम बढ़ रहे हैं आगे और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आप जानते हो एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। ये टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त, एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। मतलब दो सर्कल जब आपस में प्रतिच्छेदित करते हैं तो उनके बीच का प्रतिच्छेदन जो कोण होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदन कोण, एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आइए चर्चा कर लेते हैं दोस्त। बहुत प्यार से समझाऊंगा, इतना प्यार से समझाऊंगा कि मज़ा आ जाएगा आपको। सपोज ये मेरा एक सर्कल है। इस सर्कल का नाम मैं दे देता हूँ A7। क्या नाम दे दूँ दोस्त? A7। अरे बोल दो। और एक सर्कल मेरा इस प्रकार है, इस सर्कल का नाम मैं दे देता हूँ S2। और इसकी रेडियस को मैं मान लेता हूँ, ये दोनों सर्कल जो है ना इस पॉइंट P पर काटे हुए हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? पॉइंट P और पॉइंट Q पर क्या करते हैं दोस्त? आपस में प्रतिच्छेदित करते हैं। समझ लो अच्छा से। इसके सेंटर को मैं मान लेता हूँ C1 और इसके सेंटर को मैं मान लेता हूँ C2। और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये मैं इसको मिलाता हूँ, इससे इस सेंटर को मिलाता हूँ और ये जो होगी ना C1 और C2, तो ये क्या बन गया दोस्त? ये जो बन गया ना, ये एंगल थीटा, ये एंगल मुझे थीटा निकालना है। क्योंकि दोनों सर्कल नंबर S1 और सर्कल S2 एक दूसरे को पॉइंट P पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदित कर रहा है, अर्थात काट रहा है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, अगर मैं चाहूँ तो इससे इसको मिला दूँ और इससे इसको मिला दूँ दोस्त, तो आप देखते हो ये R1, ये R2, ये R1 और ये R2। तो ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेदित करते हैं तो दोनों प्रतिच्छेदन कोण, एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दोनों होते हैं आपस में क्या होते हैं दोस्त? इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों? मैं मान लिया ये R1 है, ये R2 है, तो ये दो एंगल तो आपस में इक्वल होगा दोस्त। तो ऑटोमेटिकली ये एंगल थीटा होगा। तो ये R1 ये R2, तो ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, तो ऑटोमेटिक ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे दोस्त? आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। समझ गया क्या? अगर मैं बड़े वाले इस सर्कल का इक्वेशन लिखता हूँ दोस्त, तो x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2g2x 2f1y प्लस c1 बराबर 0। अरे बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है? सर्कल का फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन है। समझ गया क्या? ये जो है दोस्त, ये जो है मेरा दोस्त फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन है। अगर ठीक इसी प्रकार से मैं दूसरे सर्कल का इक्वेशन लिख दूं तो आएगा x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0। अरे बोल दो भैया, सही तो लिख रहे हैं या हम अपने को पढ़ा रहे हैं? समझ गया क्या? ये दोनों सर्कल का इक्वेशन मैंने क्या कर दिया? लिख दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, ये C1 C2 क्या है भैया? ये C1 C2 क्या है भैया? तो आप बोलोगे कि C1 C2 क्या है? दोनों से सर्कलों के सेंटर का डिस्टेंस है D, इसको मैं D मान लेता हूँ। तो ये रहा C1 C2 मतलब दोनों सर्कल के सेंटरों के बीच का डिस्टेंस D हो गया दोस्त। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप ट्रायंगल में कोसाइन एंगल तो पढ़े होंगे भैया। तो आप जानते हैं इसमें कॉस थीटा क्या होगा? इसमें कॉस थीटा क्या होगा दोस्त? तो आप बोलोगे कि कॉस थीटा जो होगा भैया वो क्या होगा? कॉस थीटा मतलब ये D है, इसके सामने का एंगल निकाल रहे हैं तो होगा R1² प्लस R2² माइनस D² अपॉन 2R1 इंटू R2। यही एंगल होता है भैया
जब दो सर्कल आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे तो जो एंगल होता है वो कॉस थीटा बराबर r1² प्लस r2² माइनस d² अपन 2r1 इंटू r2 होता है। समझ गया क्या? अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, दोनों एंगल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कब प्रतिच्छेदित करेंगे? अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो आप जानते हो दोस्त, आप जानते हो कि अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, r1² प्लस r2² माइनस d² 0 के बराबर हो जाएगा। बोल दो हाँ, बोल दो हाँ। तो आप जानते हो r1² प्लस r2² इस कंडीशन में d² के इक्वल हो जाता है। समझ गए क्या? अरे समझ गया या नहीं समझ गया? अब आप मुझे एक बात बताइए भैया, अगर मैं यहाँ से लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ से लिख देता हूँ ये C1 C2 है, ये C1 C2 है दोस्त। अगर मैं यहाँ से लिख देता हूँ, अगर मैं फर्स्ट वाले का रेडियस लिखता हूँ तो R1 यहाँ से मेरा निकल जाएगा दोस्त, R1 निकल जाएगा। ये सेंटर क्या हो जाएगा, -G1 माइनस F1। अरे बोल दो, तो G1² प्लस F1² माइनस C1, ये मेरा क्या होगा दोस्त, फर्स्ट सर्कल का रेडियस होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं R2 का मान निकाल देता हूँ दोस्त, तो ये मेरा निकल जाएगा G2² प्लस F2² माइनस C2। अगर मैं इसी को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इसी को मैं पुट कर देता हूँ दोस्त, तो R1 का स्क्वायर मतलब G1² प्लस F1² माइनस C1 प्लस G2² प्लस F2² माइनस C2, ये इक्वल हो जाएगा d² के बराबर। समझ गए क्या? अरे बोल दो समझ गए या नहीं? अब मैं क्या करता हूँ दोस्त, G1² प्लस G2² प्लस F1² प्लस F2² माइनस C1 माइनस C2 माइनस d² को 0 के इक्वल करता हूँ। समझ गए क्या आप? अरे बोल दो हाँ, बोल दो हाँ। आप समझ गए ना? तो अगर मैं इस प्रकार से, अगर G1² प्लस G2² माइनस d² G1², आप देखिएगा दोस्त कि C1 माइनस C2, तो यानी G1² प्लस G2² प्लस F1² प्लस F2² माइनस मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा C1 प्लस C2 माइनस d² इज इक्वल टू 0। और इस प्रकार से दोस्त मेरा बन जाएगा G1² प्लस G2² प्लस F1² प्लस F2² ऑलवेज बराबर होगा, ऑलवेज C1 प्लस C2 माइनस d का होल स्क्वायर। और d का होल स्क्वायर मतलब d है क्या दोस्त, इन दोनों सर्कलों के बीच का डिस्टेंस ही तो है। अरे बोल दो, ये शर्त होता है जब दो सर्कल एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री के एंगल पर प्रतिच्छेदित करे, तो वो कंसेप्ट होता है कब, इसका शर्त है G1² प्लस G2² प्लस F1² प्लस F2² इक्वल होना चाहिए C1 प्लस C2 माइनस d का होल स्क्वायर के। अगर मैं इसे मॉडिफाई करके लिख दूं थोड़ा सा, आप आसानी से चेक कर सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकता हूं तो आप एक समझ लीजिए दोस्त, आप इस प्रकार समझ सकते हो। अगर मैं इसको मॉडिफाई करके लिख सकता हूं तो आप जानते हो 2r1 इंटू r2 बराबर 0, 2r1 इंटू r2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी r1 इंटू r2 भी क्या हो जाएगा दोस्त, 0 के बराबर हो जाएगा। मैं एक दूसरा केस भी लिख देता हूँ। R1 का मान आपने क्या भरा भैया, R1 का मान भरा G1² प्लस F1² माइनस C1 इंटू R2 का मान आपने क्या भरा, R2 का मान भरा G2² प्लस F2² माइनस C2 बराबर 0। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो ये मेरा दोस्त आ जाएगा
2G1 इंटू G2 प्लस 2F1 इंटू F2 बराबर C1 प्लस C2 का रूप ले लेगा। और इस प्रकार से 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ और G1 इंटू G2 प्लस F1 इंटू F2 बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 का। तो ये एक मेरा कंसेप्ट आया कि अगर दो सर्कल आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित कर रहे हो तो मेरा दूसरा शर्त ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ G1 इंटू G2 प्लस F1 इंटू F2 बराबर C1 प्लस C2 के इक्वल हो जाएगा। और इसके बाद हम लेंगे इस पर संदर्भ प्रॉब्लम। इतना बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे कि क्वेश्चन करके आपको मज़ा आ जाएगा। और इस पर जितने हाई लेवल का क्वेश्चन बन सकता है उससे संबंधित उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको इतना प्यार से समझाऊंगा कि IIT JEE में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो उस टॉपिक को आप बिना सोचे समझे इजीली सॉल्व कर पाओगे।